इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए एक बरतानवी सहाफ़ी पाकिस्तान आए और वो इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी दोस्त हैं। उनके साथ क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर और इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब के एक MNA हाजी इम्तियाज़ साहब को बाकायदा अगवा कर लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया, उनके अपने साथी ले गए या वो कहाँ चले गए, एक मिस्ट्री है। ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और रऊफ़ हसन साहब के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो इंडियन जासूस हैं और उनका इंडियन जासूसों के साथ गहरा ताल्लुक़ था। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया साहब को कैसे कत्ल किया गया, कैसे शहीद किया गया, पूरी डिटेल हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे सब्सक्रिप्शंस में बहुत अच्छा इजाफा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारी रिक्वेस्ट को सीरियस ले रहे हैं। और फ़र्क का ये कहना है कि हमने अगले 15 दिन के अंदर मज़ीद 40,000 सब्सक्रिप्शंस इकट्ठी करनी है। कैसे होगा ये तो यही बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। आपने चौधरी साहब से सुना कि सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ रही है, लेकिन ये सब्सक्राइबर हमें मज़ीद चाहिए और इसमें आप ही हमें हेल्प करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आपको टाइमली हमारी वीडियोज़ मिलती रहें और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रखिएगा। अब चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। इमरान खान साहब का मीडिया ब्लैकआउट जारी है जी। मेन स्ट्रीम मीडिया में उनका नाम भी पूरा नहीं लिया जाता, बानी PTI के नाम से करके उनका नाम बोला जाता है। और आज एक नई डेवलपमेंट हुई, बड़ी डेवलपमेंट हुई। इंटरनेशनल मीडिया में वो बहुत ज़्यादा इमरान साहब पॉपुलर हो रहे थे या उनका बयानिया किसी न किसी तरीके पहुंच जाता था। अब एक सहाफ़ी जो कि इंग्लैंड से आया पाकिस्तान और उसे किस तरह से उठाकर वापस भेज दिया गया और मिलने तक नहीं दिया गया, इसके पीछे वजूहात क्या थी, ये सहाफ़ी कौन था, ये क्यों मिलने आया था, इसकी डिटेल जानिए। बताइए कि एक सहाफ़ी हैं चार्ल्स गलास और ये इमरान खान साहब के करीबी साथी समझे जाते हैं। इमरान खान साहब के साथ इनका बड़ा रब्ता था और मुसलसल ये एक दूसरे को ईमेल्स भी करते थे, फिर आपस में टेक्स्ट मैसेजेस भी इनके होते थे। इमरान खान साहब जब इंग्लैंड जाते थे तो उनकी इनसे मुलाकात भी होती थी। और चार्ल्स गलास जो थे वो इमरान खान साहब से और जमाइमा खान साहिबा के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। तो उन्होंने बाकायदा एक तहरीरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि मैं पाकिस्तान आके इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूँ। फिर उन्होंने अदालत का एक ऑर्डर भी लिया था कि फिर इनको इजाज़त दी जाए कि इमरान खान साहब से मुलाकात अडयाला जेल में कर सकें। वो बरतानिया से बाकायदा पाकिस्तान का वीज़ा लेके यहाँ पाकिस्तान आए और यहाँ उन्होंने एक गेस्ट हाउस था, उसके अंदर उन्होंने क़याम किया होटल के अंदर। और फिर उन्होंने एक ईमेल की वज़ीर दाखिला नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब को, और उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मेरे पास अदालत का इजाज़तनामा भी है और साथ मैं ये चाहता हूँ कि मैं इमरान खान मेरा साथी है, मेरा दोस्त है पुराना, मेरी उससे मुलाकात हो जाए, तो आप इस मुलाकात को अरेंज करते हैं और आप इजाज़त लेते मुझे। जब ये ईमेल गई आगे तो उसके बाद फिर चार्ल्स गलास साहब जो हैं उनके पास लोग गए और उन्होंने जाके होटल में उनका दरवाज़ा नॉक किया। फिर उनको बाहर निकाल के उनको बिठाया, उनसे पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे और पाकिस्तान में आपका जो क़याम है वो कैसा रहा, कंफर्टेबल रहा, अनकंफर्टेबल तो नहीं हुए, मुल्क कैसा है। उसने कहा जी बड़ा अच्छा है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, मैं इस्लामाबाद में घूमता फिरता रहा हूँ, बड़ा मुझे मज़ा आया, हरियाली बहुत ज़्यादा है, मारगला के ऊपर भी गया, ट्रैकिंग भी की। तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, आपको एक अच्छा इंप्रेशन लेके आप पाकिस्तान से जा रहे हैं और हम लोग बड़े, आपको पता है, हॉस्पिटेबल हैं और हमारी तो मेहमान नवाज़ी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आपने देखा लोग कितने वाइब्रेंट हैं, सब ने आपको बड़ा खुश आमदीद कहा होगा। उसने कहा जी बड़ा ज़बरदस्त लोग हैं, जहाँ पे भी गया, जिससे भी मिला, उसने बड़े खुले दिल के साथ मेरा इस्तकबाल किया और लोगों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा जी हमारी रवायत है ये कि जब कोई मेहमान आता है तो हमारे दुकानदार भी उससे पैसे चार्ज नहीं करते और ख़ुसूसी रियायत भी करते हैं। फिर उससे पूछा गया कि लोगों ने आपके साथ सेल्फियाँ खिंचवाई होंगी। उन्होंने कहा जी बहुत सेल्फियाँ खिंचवाई, हर आदमी कहता था सेल्फ़ी बनाए मेरे साथ, सेल्फियाँ भी बनाई। और इमरान खान साहब से लोग बड़ा प्यार करते हैं। तो उन्हें बताया जी हम सब उनसे बड़ा प्यार करते हैं, ज़ाहिर है उनका एक क्रिकेट कैरियर है। फिर उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया, फिर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। तो उनके साथ तो सबके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन साथ ही उसे कहा गया कि हम माफ़ी चाहते हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, तो अब आपको हम एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं ताकि हमारी निगरानी में आपको वापस भेजा जाए। तो उसने कहा मेरा वीज़ा कैसे कैंसिल हो सकता है। उन्होंने कहा जी बस हो गया है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी
डिमेंड्स होती हैं, उसके कुछ अख्तियारात होते हैं। जैसे कि आपके पास इंग्लैंड जाता है बंदा, तो आपके इमिग्रेशन ऑफिसर्स उसको एयरपोर्ट से वापस भेज देते हैं। बाज़-औक़ात आप लोग हमारे या किसी और मुल्क के होटल्स में बैठे होते हैं, तो उनके वीज़े ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद फ़ौरी तौर पर वापस भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे तो बड़ी इंसल्ट की जाती है, तो हम इंसल्ट नहीं करते किसी बंदे की भी, तो आपकी इंसल्ट नहीं होगी। तो बिल्कुल आराम से अपना सामान पैक करें, कुछ चाय लेनी है, कॉफ़ी लेनी है, आप बिल्कुल हमारे साथ लें। हम आपको अपनी गाड़ी के अंदर छोड़ के बाकायदा एयरपोर्ट के ऊपर छोड़ के आएँगे सर, कोई इशू नहीं है सर। उसके बाद उन्होंने अपना सामान पैक किया। सामान पैक करने के बाद उनको नहायत इज़्ज़त के साथ पिछला दरवाज़ा खोल के बिठा के तो 2-3 लोग गाड़ी के अंदर बैठे और रास्ते में भी पूछते रहे कि कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है आपको, और एसी तेज़ कर दें सारा, क्योंकि ज़ाहिर हवस बहुत है। उसके बाद एयरपोर्ट ले जाके तो उन्हें कहा जी अल्लाह हाफ़िज़ जी, और वहाँ पे इमिग्रेशन के हुकाम थे, उन्हें कहा गया ले जी जनाब हमारे मेहमान हैं, अंदर लाउंज में भी इनका ख्याल रखें और फिर जहाज़ के ऊपर सवार करके आप इनको रवाना करते हैं। तो फिर जहाज़ पे कोई गल्फ़ की एयरलाइन है, उसके अंदर बिठा के उनको रवाना कर दिया गया बरतानिया, तो वापस चले गए। तो अब वो जो लिखेंगे तो ये ज़रूर लिखेंगे जी मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ, मैं पाकिस्तान गया था, अदालत ने मुझे इजाज़त दी थी कि आप जाके मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन बड़े ज़ालिम लोग हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होने दी। लेकिन साथ ये भी लिखेंगे कि मेरे साथ लोगों का रवैया बड़ा अच्छा था और सरकारी मुलाज़मीन ने भी कोई तकलीफ़ नहीं दी और बार-बार मुझसे चाय और कॉफ़ी का पूछते रहे। तो इज़्ज़त मुझे बहुत मिली, लेकिन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। तो एक मैसेज बेसिकली इस सारे सिनेरियो के अंदर दिया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ चौक में नहीं बैठे हुए कि कोई भी आए और आके उनके साथ मुलाकात करके फिर वो जाके एक धांसू किस्म का आर्टिकल लिखते हैं हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। तो ये एक मैसेज है सब मेरा ख़्याल है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि जनाब अपनी करारदाद पास कर सकते हैं, आप वहाँ पे मुज़ाहरे भी करवा सकते हैं और एंटी पाकिस्तान स्लोगन जो हैं वो भी आपके मुल्क में चल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपकी चमड़ी अगर गोरी है तो आपको ये अख्तियार दे दिया जाए कि आके आप जेलों के अंदर जाएँ और जो हमारे कैदी हैं उनके इंटरव्यूज़ करें और इंटरव्यूज़ करके आप वापस चले जाएँ। तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बरतानिया में भी अगर कोई मुजरिम है तो फ़र्क अगर मैं वहाँ पे जाकर उसका इंटरव्यू करने की कोशिश करूँगा तो मुझे भी ये मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो जब पूरी दुनिया में मौके नहीं दिए जाते तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी आए और एक पॉलिटिकल कैदी जो है उसके ख़िलाफ़ उससे मुलाकात करके उसका इंटरव्यू करके वो ज़ाहिर एक व्यूअरशिप ले या अपनी रीडरशिप में इजाफ़ा करे, तो ये मुमकिन नहीं है। ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे अगर देखी जाएँ तो ये साबित करती हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो दबाव है वो कम नहीं हो रहा। इमरान खान साहब को हर कार्नर से उनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान से या आपको एडिशनल सेशन जज की अदालतों से अगर आपके ऊपर मेहरबानी हो रही है या आपके लोग जो हैं वो बड़े तगड़े हैं कौमी असम्बली के अंदर, उनकी तादाद में बड़ा इजाफा हो गया है, या 13 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच ने आपके हक़ में फ़ैसला दे दिया है, या फिर आप एक सवाबी के अंदर बड़ा जलसा करना चाहते हैं या जमात इस्लामी जो है वहाँ पे आपके लीडर्स जा सकते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो कम हो रही हैं, ये आपको कोई बहुत बड़ी रायत दी जा रही है। तो वो इमरान खान साहब को बेसिकली एक मैसेज दे दिया गया है कि चार्ल्स ग्लास भी अगर हो तो उसे पाकिस्तान से वापस ही जाना पड़ेगा, मुलाकात नहीं हो सकेगी। तो इमरान खान साहब की सख्तियाँ, जो इमरान खान साहब के ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, और इस वाक़े के बाद तो महसूस होता है कि वाकई वो सख्ती ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है। ये मैसेज इमरान खान साहब के लिए भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी इदारे की तरफ से दिया गया। अब चलते हैं जी आगे अपनी अगली स्टोरी की तरफ। हाजी इम्तियाज़ साहब को अगवा कर लिया गया जी, मंडी बहाउद्दीन के एमएनए हैं। अब ये अगवा का इल्ज़ाम एक साइड से नहीं, दोनों साइडों से। पीटीआई कह रही है कि इसे इदारों ने अगवा कर लिया, इदारे कह रहे हैं कि इसे पीटीआई ने अगवा कर लिया। मेरा सवाल डिफरेंट है। मेरा सवाल ये है चौधरी साहब, कहीं ये रूपोश तो नहीं होगा कि इज्जत बात जाए इधर से भी और उधर से भी? हाजी इम्तियाज़ साहब मंडी बहाउद्दीन NS68 जो है उससे ये एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इनके ऊपर करप्शन का केस था, करप्शन के केसेस थे कि उन्होंने अपने हलके के अंदर जो काम करवाए थे वो काम ठीक नहीं करवाए थे इन्होंने। बहरहाल उससे पहले तो इनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं था या इनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन आया
और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो 41 लोग हैं जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो उसमें कई लोग जो थे उनको इंगेज किया गया है, कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, कई लोगों को गायब कर दिया गया बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जबकि कुछ मेरी इतलात ऐसी हैं कि ख़ुद ही MNA गायब हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि हम तो किसी प्रेशर में आ जाएंगे, तो हमें चाहिए कि अपने आप को बचा के रखें। हाजी इम्तियाज़ साहब जो हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था एंटी करप्शन ने, और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर एंटी करप्शन का इल्ज़ाम लगा था। फिर इन्वेस्टिगेशंस हुई, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनको मंडी बहाउद्दीन ले जाया जा रहा था परसों, और वहाँ पे कुछ रिकवरीज़ करनी थी और वहाँ पे कुछ चीज़ों की निशानदही करनी थी बकौल इदारों के। जब इनको ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उस गाड़ी के ऊपर फायरिंग हो गई। कहा जाता है CTD साथ थी और उसकी गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग हो गई, और फायरिंग हुई और उसके बाद कुछ लोग मसल्ला आए और आके उन्होंने हाजी इम्तियाज़ साहब को गाड़ी से निकाला और अपनी गाड़ी में बिठा के उसको ले गए। अब यहाँ पे दो स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी तो ये है, CTD की स्टोरी है कि जी हमारे ऊपर बाकायदा अटैक हुआ है और लोगों ने फोर्सली हाजी इम्तियाज़ साहब को गाड़ी से निकाल के अपने साथ ले गए हैं वो, जो ज़ाहिर है हमारे ऊपर एम्बुश हुआ है जिसको कहते हैं, और ये बड़ी ज़्यादती है और स्टेट के इस तरह अदारों के ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाई उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती वगैरह वगैरह। और उन्होंने ये क्लेम किया है कि जी उनके अपने लोग वो उनको ले गए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़बरदस्ती उनको छीन के ले गए हमसे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें असद कैसर साहब शामिल थे, अली मोहम्मद खान साहब शामिल थे, उमर अयूब साहब भी उसके अंदर शामिल थे, और वहाँ पे एक क्लेम ये किया गया है कि हाजी इम्तियाज़ साहब को इदारों ने ख़ुद गुम किया है कि वो पहले सरफस पे थे और इदारों की तहवील में थे और अल्टीमेटली उनकी ज़ाहिर ज़मानत हो जानी थी और उन्होंने कौमी असम्बली पहुँच जाना था। तो उनको गुम करने के लिए ये एक ड्रामा रचाया गया है। कोई CTD के ऊपर या एंटी करप्शन की टीम के ऊपर अटैक नहीं हुआ, खुद ही उन्होंने एक स्टेज बना के एक क्रिएट करके हाजी इम्तियाज़ साहब को गुम कर दिया, और हाजी इम्तियाज़ साहब जो हैं वो अगवा हो चुके हैं और वो इदारों की हिरासत में है। ये एक क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रहा है। अब दो क्लेम्स हैं, एक सरकारी इदारों की तरफ से क्लेम है कि जी उन्हें ले गए हैं कोई, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि हमारा MNA जो है उसे अगवा कर लिया गया है और वो इदारों की तहवील में है। तो ये है बड़ी मिस्ट्री कि हाजी इम्तियाज़ साहब कहाँ चले गए। अब सवाल ये है कि 41 MNAs है, अब अगर गुम करना था तो सबको कर देते, उसमें एक MNA तो मैटर ही नहीं करता। तो एक MNA को अगर इदारों ने अगवा करना है तो क्या फ़ायदा होगा उसका, बाकी 40 तो है ना जी। तो ये बात कोई समझ नहीं आती कि बाकी 40 को छोड़ दिया आपने, और हाजी इम्तियाज़ साहब इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्या वो बाकी 40 उनके पास हैं कि आपने जो उनका सरगना है उसको अगवा कर लिया या आपने गिरफ़्तार कर लिया? तो ये बात समझ नहीं आती। या तो 40 के 40 गायब होते, फिर ये कहा जा सकता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी हमारे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना था उन सबको अगवा कर लिया गया। एक सिर्फ हाजी इम्तियाज़ साहब का आप क्या करेंगे और क्यों इतनी इंपॉर्टेंस आप उनको देंगे, जबकि हाजी इम्तियाज़ साहब कोई नोटेबल भी नहीं है इनका। तो अगर ये वाक़या ना होता तो लोग इनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं है, इनकी शक्ल भी लोगों को याद नहीं है, ना पता नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? तो मिस्ट्री है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वाकई इदारों ने उनको अगवा किया है और उसका मकसद ये है कि ये पार्टी को छोड़ दें। अब अगर 41 में से एक छोड़ भी देगा तो 40 बाकी हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? तो मेरा नहीं ख्याल कि इदारे इस टाइप की हरकत करेंगे, और अगर वो करेंगे तो बहुत ही हमाकत है ये। फिर उन्हें चाहिए बाकी 40 को भी उठा लें ताकि 41 पूरे तो हों सारे। 40 छोड़ के एक आदमी को उठाने का क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, कोई डील वील करके खुद तो रोपोश नहीं होगा। हो सकता है इम्तियाज़ साहब खुद ही गायब हो गए हैं, और इस चीज़ का भी चांस है। और जब वो हालात देखेंगे बेहतर हो गए तो बाहर निकलें और वो ये कहें कि जी मुझे अगवा कर लिया गया था और बड़ा फेंटा लगाया गया मुझे, और मुझे बड़ा टॉर्चर किया गया और मुझे करंट दिया गया, ठीक, और फिर मुझे खाना बड़ा अच्छा दिया गया जिससे मेरी सेहत अच्छी होगी और मैं फिर वापस आ गया वगैरह। वो हो सकता है। अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किसी चीज़ के ऊपर भी अब बिलीव नहीं किया जा सकता। ना अपने इदारों पर बिलीव किया जा सकता है, ना इल्ज़ाम लगाने वालों के ऊपर बिलीव किया जा सकता है, और ना ही कसम खाने वालों के ऊपर एतबार किया जा सकता है। तो अजीब सी मिस्ट्री है जिसकी फ़र्क समझ नहीं आ रही वैसे। ठीक ठीक, अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। नाजरीन, एक बात स्पेशली कहना चाहूँगा कि अपना रवैया जो है उस पर बहुत तवज्जो दिया करें, थोड़ा नरम रखा करें, क्योंकि जब सख्त रवैया आपका होता है तो आप बहुत से ऐसे इल्ज़ामात की जद में आ सकते हैं जो शायद आपने किए भी ना हो, लेकिन लोग आपका रवैया और आपका गुस्सा देखते हुए ये समझते हैं कि शायद आप कुछ भी कर गुजरेंगे। रऊफ़ हसन साहब उन्हीं अशख़ास में से एक शख्स हैं।
रऊफ हसन साहब पे इल्ज़ाम लगाया जी कि वो भारतीय जासूस हैं। ये इल्ज़ाम किसने लगाया है, क्यों लगाया है, इसकी पूरी डिटेल आपको जावेद चौधरी साहब बताएंगे। अब ये एक ट्वीट किया है और ये हसन अयूब खान साहब ने किया है। बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, आप भी इनको अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और ये उनकी तरफ से एक ट्वीट आई है जो मैं पढ़ देता हूँ और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर तबसरा करते हैं। ट्वीट ये है कि JIT के हाथ लगने वाली रऊफ हसन और भारतीय सहाफ़ियों की मैसेजेस की शक्ल में गुफ्तगू के मुताबिक रऊफ हसन ना सिर्फ राहुल नामी रा के एजेंट से मुसलसल रब्ते में थे, बल्कि मारूफ भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ मिलकर इंकलाब नामी बयानियाँ बनाने के मुतालिक स्ट्रेटजी बनाते रहे और फिर मुख्तलिफ PTI अकाउंट से खूनी इंकलाब के मुतालिक जहन साजी की कोशिश भी की गई। किरण थापर रा के साथ कनेक्शन के हवाले से शोहरत रखते हैं और रऊफ हसन भारतीय सहाफ़ियों से मिलने वाली लीड के मुताबिक डिजिटल मीडिया टीम को बयानियाँ फराहम करते रहे और ये इमरान खान की हदायत के मुताबिक किया जा रहा था। इन डिवाइसेस से हासिल होने वाले मैसेजेस के मुताबिक इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, कश्मीर में मुजाहिरों, बनू वाक़े में प्रोपेगेंडा और इलाकायत की नफ़रत को बढ़ावा देने की हदायत रऊफ हसन को दी गई और रऊफ हसन ने सोशल मीडिया टीम से अहकामात की बजावरी करवाई गई। FIA टीम ने हासिलशुदा तमाम सबूत जब अदालत में पेश किए तो जज मरीद अवास ने पूछा, रऊफ हसन साहब आप कभी भारत गए हैं? राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चैट है? इसका इकरार करते हुए क्या आपको भारत से सफरी टिकट आया? रऊफ हसन ने जज मरीद अब्बास के सामने रा के एजेंट राहुल से बहरीन में मुलाकातों और भारत से सफरी टिकट की फरहमी का इकरार किया। ये मवाद किसी भी शख्स पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ अपने बयानिए पर U-टर्न ले चुके हैं, बल्कि फ़ौज को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ साथ आवाम को जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद करवा कर अपने लिए हमदर्दी हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मुज़ाकरात तो दूर की बात, फ़ौज माफ़ी देने की मूड में भी नज़र नहीं आते। ये अब एक ट्वीट है पूरी डिटेल के साथ और ये जज साहब ने वाकई इनसे पूछा था, लेकिन राहुल जो है उसका क्या ताल्लुक़ रा के साथ था? मेरा ख़्याल है रऊफ हसन इस लेवल तक नहीं जाएंगे। रऊफ हसन के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, मैं भी को बहुत ज़्यादा उनका फ़ैन नहीं हूँ और मेरा जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो बड़ा बैड इंटरेक्शन हुआ था और आप खुद उस चीज़ के गवाह हैं कि जो उनकी एरोगेंसी और जिस तरह उनका बदतमीज़ी वाला उनका रवैया था वो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था, आपके लिए भी हैरानकुन था। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद मैं नहीं समझता कि रऊफ हसन भारतीय जासूस हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो इंडिया जाते रहे और उन्होंने एक थिंक टैंक को चला रहे थे और उसका उन्होंने इतराफ़ भी किया है। उसमें राहुल जो बंदा है वो भी शामिल है। अब उसका रा के साथ कोई ताल्लुक़ होगा या नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि रऊफ हसन इस चीज़ को जानते हो। करण थापर जो है एक बड़ा जर्नलिस्ट है और इतना ही बड़ा जर्नलिस्ट है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बड़े जर्नलिस्ट होते हैं और हमसे इंडिया से जब लोग आते हैं तो वो हमसे भी मिलते हैं सबसे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जर्नलिस्ट से मिल रहा है तो वो अब भारतीय जासूस हो गया या वो पाकिस्तानी जासूस हो गया, तो ये मुमकिन नहीं है। तो रऊफ हसन साहब जो हैं वो तबीयत के बड़े कड़वे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सिंगल ट्रैक माइंडेड हैं, एरोगेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है और किसी को भी वो तमीज़ के साथ, किसी के साथ भी वो तमीज़ के साथ बात नहीं करते। पार्टी के अपने लोग बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं उनके, सवाए इमरान खान साहब के, वो भी वक्ती तौर पर, क्योंकि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो रऊफ हसन साहब को उन्होंने बिल्कुल लिफ्ट करानी बंद कर दी थी, बल्कि ये बनी गाला के अंदर होते थे तो बकौल फवाद चौधरी के उन्होंने गार्ड्स को बुलवा के इमरान खान साहब ने कहा कि इसका सामान उठा के बाहर फेंक दें और ख़बरदार ये बनी गाला के अंदर दाखिल हुआ। अच्छा। तो एक ये भी एक टाइम था वो, और सारी पार्टी जो थी इनके ख़िलाफ़ थी, ठीक है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता वैसे उसमें फ़र्क के इस लेवल तक एक बंदा जाएगा और वो एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी हो। और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब भी फिर मुहब्बे वतन है, फिर तो आप पूरी पार्टी को ये समझें कि ये जासूसों की पार्टी है, जो मेरा दिल नहीं मानता। मेरे जन्म बाजा साहब ने एक बार बताया था, मैंने उनसे पूछा था कि ये जो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर बगावत का या गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है, तो उस पर उन्होंने कहा देखें जी जावेद साहब, हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है, मैंने भी अपनी कब्र में जाना है। मैं आसिफ अली ज़रदारी को मुहब्बे वतन समझता हूँ, क्योंकि मेरी जब उनके साथ मुलाकातें हुई तो इंतहा दर्जे का मुहब्बे वतन आदमी है। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मुहब्बे वतन आदमी है और इमरान खान भी एंटी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं, मुहब्बे वतन आदमी है। अब बाकी जो उनसे पॉलिटिकल जो उनकी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर इख्तलाफ किया जा सकता है, उनकी कैपेसिटी पे बात की जा सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं और प्रेसिडेंट्स रहे हों और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, तो ये मुमकिन नहीं है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंटी पाकिस्तान होगी। गो उनका नैरेटिव ठीक नहीं है, उसका नुकसान डेफिनेटली पाकिस्तान को हो रहा है। और इमरान खान साहब बाज़ औक़ात एहतियात भी नहीं करते, वो ये सोचते भी नहीं कि जो वो कह रहे हैं इसका उनकी पार्टी को नुकसान होगा, इनकी अपनी ज़ात को नुकसान होगा, और जो पाकिस्तानी इदारे हैं उनकी सलामती को नुकसान होगा। वो बहुत बेहतियाती कर जाते हैं। लेकिन ये सोचना या ये कहना कि रऊफ़ हसन हो या इमरान खान हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो ये कोई एंटी पाकिस्तान है, या ये बगावत फैला रही है पाकिस्तान के अंदर, या ये पाकिस्तान को तोड़ने की नाउज़ुबिल्लाह कोशिश कर रही है, या ये रॉ के एजेंट्स है, मेरा ये बिलीव नहीं है। मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर ऐसा हो सकता है कि इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्होंने मालूम नहीं। इस्तेमाल तो ज़ाहिर दुनिया में किसी को भी किया जा सकता है। जैसे अब देखो ना, आगे जाके इस्माइल हानिया साहब की बात करेंगे, तो जब उनके कमरे में किसी ने डिवाइस लगा दी तो इस्तेमाल तो वो बंदा भी हो गया। इस्तेमाल तो किसी को किसी वक्त भी करवाया जा सकता है। आप किसी शख्स के हाथ में जहर की बोतल पकड़ा के उसे कहते हैं ये पानी पकड़ना मेरा, में 1 मिनट आया, तो इस्तेमाल तो हो सकता है कि रॉ के एजेंट्स ने इनको इस्तेमाल कर लिया हो, या इनसे रब्ता उन्होंने डेवलप कर लिया हो, लेकिन रऊफ़ हसन साहब को ना पता हो कि जिस बंदे के साथ मैं बात कर रहा हूँ या जिसके टिकट में मैं इंडिया जा रहा हूँ या जिसके साथ मैं मीटिंग कर रहा हूँ वो रॉ के एजेंट है। हो सकता है इनको ना पता हो, तो किसी के बारे में कहा तो नहीं जा सकता ना जी। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि हमारे बहुत एजेंसी के जो टॉप के लोग थे, मसलन जनरल पाशा साहब भी हैं। अब वो जब लोगों से मिलते होते थे, बहुत बड़े टॉप के लोगों से मुलाकात होती थी, दूसरे बंदे को पता ही नहीं होता था कि ISI का चीफ है जिसके साथ मेरी मुलाकात हो रही है। सामने एक दूसरा बंदा बैठाया होता था और उसे ये पोर्ट्रे किया जाता था कि ये DG ISI है और मैं इनका सबॉर्डिनेट हूँ, जबकि वो पोजीशन बदल गई होती थी। तो ये सर दुनिया में, पूरी दुनिया में होता है, एजेंसीज इस तरह करती हैं जी। एक और बंदे को सामने बिठा के उसको सर करते रहते हैं, जो असल बंदा होता है वो साथ बैठा होता है, असल सर साथ होते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये तो एजेंसियों का कमाल है ये। ठीक है, अब चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ। इस्माइल हानिया साहब की शहादत होती है, उनकी शहादत के हवाले से बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है पूरे रीजन में। हम एक पूरी स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं बेसिकली कि ये शहादत उनकी हुई कैसे, वो कब ईरान आए, अब ईरान आगे क्या करना जा रहा है। हम आपको वो चीज़ें या स्टोरीज इस वक्त बताएंगे जो आपने ना कहीं और पढ़ी हैं ना कहीं और सुनी है। ये डिटेल से सुनिएगा, ये पूरा वाक़या है क्या। इस्माइल हानिया साहब ज़ाहिर है हमास के जो पॉलिटिकल विंग है उसके सरबराह हैं, और जितने भी मुज़ाकरात होते थे आलमी सतह पे वो उसको लीड करते थे। और ये ज़हन में रखें कि हमास के 2 विंग्स हैं, एक अस्करी विंग है जो लड़ाई कर रहा है और उसके जो लोग हैं वो नज़र नहीं आते किसी जगह पे भी, और ना उनकी तस्वीरें हैं कोई, ना उनकी किसी जगह मीटिंग्स हैं। और दूसरी उनकी पॉलिटिकल विंग है जिसके अंदर इस्माइल हानिया साहब उसके प्रेसिडेंट थे, वो सारे मुज़ाकरात वगैरह वही करते थे, कतर के अंदर ये रहते थे। और ट्रेजिडी देखो कि इनकी फैमिली के 60 लोग शहीद हो चुके हैं। इनके अपने बच्चे, इनके अपने पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, इंतहाई करीबी दोस्त, इंतहाई करीबी फैमिली के लोग 60 के 60 शहीद हो गए। और ख़ुद भी ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला इन्हें शहादत नसीब करे। इतने ज़्यादा जनाजे एक शख्स ने अपनी फैमिली के उठाए हुए हैं। बड़े ही कैजुअल से आदमी थे और ये अक्सर तेहरान जाते रहते थे। जो तेहरान की सुप्रीम कमांडर्स हैं उन सब के साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी, और ये वहाँ तेहरान के अंदर आम रेडी बानों के पास खड़े होकर वहाँ पे खाना खा लेते होते थे, चलते फिरते रहते थे। ये 3 दिन पहले, क्योंकि जो ईरानी नए प्रेसिडेंट हैं उनकी हल्फ-बर्दारी की तकरीब थी, तो उसमें शिरकत के लिए ये कतर से वहाँ पहुँचे और इनके साथ अपने बॉडीगार्ड्स भी थे। जब ये वहाँ पे आए तो सारा दिन की मीटिंग्स होती रही। इनकी आयतुल्ला ख़ामनेई साहब के साथ मुलाकात हुई, नए प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई, फिर पासदारान के जो सुप्रीम कमांडर्स वगैरह हैं उनके सब के साथ इनकी मीटिंग्स हुई। तो दूसरा, उसके बाद ये सारा दिन शहर के अंदर घूमते फिरते रहे। तो इनकी जो रिहाइश गाह है वो जो शाह ईरान है, पुराने उनके 2 पैलेसेस हैं और वो पुराना इलाका है, वो शुमाली तेहरान के अंदर है और पहाड़ी इलाका है और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे एक बड़ा पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है वहाँ पे। उसके अंदर पासदारान इंकलाब का एक गेस्ट हाउस है जिसके अंदर इनकी अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया गया था। अब ये अकोमोडेशन का बंदोबस्त अचानक हुआ था, ऐसे नहीं था कि पहले से कोई प्लान था कि यहीं पे उनको ठहराया जाएगा। अगर तो ये प्लान होता तो फिर तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, लेकिन वो रेंडमली उनको इस गेस्ट हाउस के अंदर ठहराया गया था। ये बड़ी बिल्डिंग है, कोई छोटी बिल्डिंग नहीं है, ठीक ठाक बड़ी बिल्डिंग है। और ज़ाहिर इतना बड़ा आदमी उसको बड़ी जगह पे रखा जा सकता है कि छोटी जगह पे तो नहीं रखा जा सकता। तो ये अपने गार्ड के साथ अपने कमरे के अंदर, बिल्डिंग के एक कमरे के अंदर ये थे रिहाइश पजीर। तो कल रात 2 बजे एक मिसाइल फायर हुआ
और ये ड्रोन के ज़रिए हुआ, और ये खिड़की से होता हुआ, खिड़की के शीशे से होता हुआ, अच्छा। सिर्फ उसी कमरे के अंदर हिट किया इसने, ठीक है। किसी और बिल्डिंग के हिस्से में नहीं गया। और ये बड़ा छोटा मिसाइल था, ऐसा मिसाइल नहीं था, बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन था। ऐसा मिसाइल नहीं था कि पूरी बिल्डिंग को उड़ा दे या दाएं बाएं पूरे कंपाउंड्स को नुकसान पहुंचा दे। खिड़की के ज़रिए मिसाइल सीधा उनके कमरे में दाखिल हुआ और वहाँ पे जाके ब्लास्ट हुआ, और सिर्फ 2 लोगों की जान गई, उसमें इस्माइल हानिया साहब शहीद हो गए और साथ उनका जो गार्ड था वो शहीद हो गया। तो सिर्फ 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई, सिर्फ एक कमरा डैमेज हुआ, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स नहीं हुई, और बड़ा प्रीसाइज किस्म का ये ऑपरेशन हुआ। अब वहाँ पे जो लोकल तेहरान की एजेंसीज़ हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब का ये कहना है कि इसके अंदर कोई डिवाइस फिट किए गए थे, जिसकी वजह से जो मिसाइल है वो गाइडेड था और उसे बाकायदा गाइडेंस मिली, और उसने फिर खिड़की के ज़रिए वो कमरे के अंदर आके खिड़की तोड़ के तो उसने ब्लास्ट किया, और उससे फिर इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई। तो अब जो वहाँ पे ईरान के अंदर तहकीकात हो रही हैं वो ये है कि वहाँ पे बहुत सारे इसराइली जासूस हैं, बल्कि 100 के करीब इसराइली जासूसों को ईरानी गवर्नमेंट्स ने पिछले दिनों गिरफ़्तार करके उनको फांसी भी चढ़ाई थी। सेम इसी तरह याद रखें कि इसराइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा ईरानी जासूस मौजूद हैं, क्योंकि जो इसराइल है उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यहूदी होते थे या हैं वो ईरान के अंदर है, और जो इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है ईरानी यहूदियों की, और वहाँ पे जब ये नकल मकानी करके गए थे वहाँ पे, और बाकायदा उन्होंने क्लब्स बनाए हुए हैं, और वहाँ पे वो फ़ारसी बोलते हैं। अच्छा। और उनका सारा कल्चर जो है वो ईरानी है। ओके। और उनमें से बहुत कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो बाकायदा ईरान के लिए जासूसी करते थे। ठीक। तो इसराइल भी उनके निगरानी करता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए और उनको पिछले दिनों सज़ा हुई। तो इसराइल के अंदर से लोग पकड़े जाते हैं जो ईरानी यहूदी हैं, जो ईरान को सपोर्ट कर रहे होते हैं, या ईरानी यहूदियों के रूप में जो लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, और वो बड़ा बाकायदा वहाँ पे सर्च करके और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके वो ईरान को पहुँचाते हैं। और इस तरफ से बहुत सारे ऐसे ईरानी हैं जो ईरान के अंदर हैं और वो इसराइली जासूस हैं। तो दोनों साइडों पे स्पाइस हैं, और इस टाइप का काम जो है वो दोनों साइडों पे चलता रहता है, और दोनों मुल्क के इदारे जो हैं ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करके उनको सज़ाएं सुनाते रहते हैं। तो अब ख्याल ये किया जा रहा है कि जो इंटरनल लोग थे उनको बाकायदा पता था कि यहाँ पे ये ठहरे हुए हैं, और वहाँ पे यहाँ कुछ सिम कार्ड वहाँ पे रख दिया गया है, या वहाँ पे कोई इस टाइप का ट्रैकर लगा दिया गया है जिसने रास्ता दिखाया है मिसाइल को, और वहीं पे जाके वो गिरे। और हो सकता है कि क्योंकि बाहर वो फिरते घूमते रहते थे, तो किसी ने चलते चलते उनके लिबास के ऊपर जो है वो ट्रैकर लगा दिए। क्योंकि अब ट्रैकर्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के आ रहे हैं जो ऐसे कपड़े की तरह होते हैं, जो चिपक जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, बल्कि धागे की तरह होते हैं, वो धागे जैसे होते हैं, और वो धागा जो है आपके कोट के अंदर लग जाता है, या चलते चलते कोई आदमी टच करता है और उसको ग्रिप कर लेता है, और उसके बाद जहाँ जहाँ वो जाता रहता है ट्रैकर उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन करता जाता है। तो हो सकता है वो कहीं घूमते फिरते हों तो किसी जासूस ने उनके कपड़े के साथ कोई चीज़ चिपका दी हो, और जब वो अपने कमरे में पहुँचे हों तो बस फिर मिसाइल को डायरेक्शन मिल गई और उसके बाद ये फायर हो गया। और ये भी अन मुमकिन है कि किसी ने सफाई करते हुए या उनके कमरे में कोई खुराक रखते हुए, खाना रखते हुए कोई इस टाइप का ट्रैकर वहाँ पे एडजस्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अच्छा चौधरी साहब, पासदारान इनकलाब ने कहा है कि हम बहुत दर्दनाक बदला लेंगे जी, और आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा है कि हमारे मेहमान को हिट किया गया, हम इसका बाकायदा बदला लेंगे। एक तो उसके बाद जो कुम उनका शहर है जो मजहबी एतबार से उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है, वहाँ उन्होंने रेड फ्लैग जो है वो लहरा दी है। इसका मतलब है कि हम इंतकाम लेंगे। वो आपको क्या नज़र आ रहा है? उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है जी। आज अभी 1 घंटा पहले जनाजा हुआ है ईरान के अंदर, और वहाँ पे आयतुल्लाह ख़ामेनी तकरीर भी की है, और उसके अंदर उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इसका बदला लेंगे। अब ईरानी सोर्सेज ये कहते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर हमने इसका बदला लेना है। कुछ लोग हैं इसराइल के जिनको आइडेंटिफाई इन्होंने किया हुआ है, जिनके ऊपर अटैक ईरान करना चाहता है, और अगर ये मुमकिन ना हुआ तो उसी तरह वो मिसाइल चलाएंगे जिस तरह इससे पहले आपको आता है। और आपको ये याद होगा कि जब कासिम सुलेमानी साहब की शहादत हुई थी तो उसके बाद इन्होंने मिसाइल दागे थे। तो हो सकता है कि अभी फौरी तौर पे मिसाइल दागे जाएँ और हमास की तरफ से दागे जाएँ और उसमें इसराइल का नुकसान हो, लेकिन ईरानी खामोश नहीं रहेंगे। और दूसरा ये भी ज़हन में रखें कि ईरानी कौम एक ऐसी दिलचस्प कौम है कि ये गुस्सा अपना पालती रहती है। तो अगर इन्होंने सोचा कि हमने इसका बदला लेना है तो बहुत सारे लोगों की लिस्टें बना के ये हो सकता है 10 साल ये काम करें, लेकिन ये अल्टीमेटली बदला लेंगे। ठीक नाजरीन, अब आखिर में आ चुके हैं अपने वीलॉग के, और अब टाइम है सवाल का। आज आपको बताते हैं कि सवाल किसने किया और क्या किया। अब जी क्वेश्चन है जमरोज़ खान साहब की तरफ से। चौधरी साहब, क्या तहरीक इंसाफ की माफ़ी के बाद स्टैब्लिशमेंट इन्हें फिर हुकूमत करने देगी,
और क्या इस्टेब्लिशमेंट दोबारा इन पर भरोसा करेगी? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है और इस वक्त वो अक्सरियत में है और 3 करोड़ लोगों ने इनको वोट भी दिया है। और अगर इसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बाकी जो गवर्नमेंट बनाई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से, वो कोई ऐसी सही गवर्नमेंट नहीं है, लूली लंगड़ी सी गवर्नमेंट है। और ये गवर्नमेंट वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब एरोगेंट है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलना चाहते थे, इस वजह से गवर्नमेंट नहीं बन सके। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को रियासत डैमेज करेगी या इसको ख़त्म करने की गलती करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ी मुश्किल से बनती हैं। इमरान खान साहब की 30 साल की स्ट्रगल है, उसके बाद ये पार्टी बनी है और बड़ी पार्टी बनी और इसके साथ यूथ एसोसिएट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पार्टी को ख़त्म करने की गलती की जाएगी, ये पार्टी बरकरार रहेगी। अब इमरान खान साहब के बिहेवियर पे है कि अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उन्हें इस रियासत के साथ चलना चाहिए तो कुछ चीज़ें उन्हें अपनी बदलनी पड़ेंगे। मसलन ये जो गुस्सा है उनके अंदर, ये जो नफ़रत है कि अपने अलावा किसी को इंसान ना समझना, किसी के साथ सलाम लेना ना लेना, किसी के साथ बैठने से इनकार कर देना, दूसरे लोगों को चोर और डाकू समझते रहना, या इस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाना, या जो जजेस वो जजेस जो इनसे इख्तलाफ करते हैं उन सब की खोपड़ियाँ उतार के उनके मीनार बनाना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इससे पीछे हटना पड़ेगा। अगर तो इमरान खान साहब अपने रवैये में तब्दीली कर लेते हैं और अपने रवैये से साबित करते हैं कि अब वो माजी वाला इमरान खान ख़त्म हो गया, तो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी कायम रहेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ना कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा। हो सकता है कि इमरान खान साहब को ये मौका ना दिया जाए और उन्हें अल्ताफ़ हुसैन की तरह एक साइड पे बिठा दिया जाए कि आप साथ बैठ के तो जो चाहें आप घर पे बैठ के करते रहें, लेकिन आपकी पार्टी का कोई ना कोई शख्स जो है वो इक़्तिदार में आ जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो कायम रहेगी, ये पार्टी एज ए पार्टी ख़त्म नहीं होगी बिल्कुल। दूसरा ये है कि इस पार्टी का कोई ना कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी को इस तरह डीअसेंबल करना, इस तरह उसको ख़त्म करना, ये कोई अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं है। और अगर इमरान खान साहब वाकई SOPs बना के रियासत के साथ चलने का ऐलान कर देते हैं, वो इन सब के साथ बैठ जाते हैं, आसफ अली जरदारी साहब के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ एक बड़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके पाकिस्तान को के साथ चलने का ऐलान कर देते हैं और इन सब के साथ चलने का ऐलान कर देते हैं, तो फिर भी इमरान खान साहब की वापसी के चांसेस मौजूद हैं। ठीक नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।